खाके फार्स का मुसाफिर। पिस्ते 17। तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। हम्माम गंज अली खान। एक तय खाने में वाक़े अजायब घर। कबाब और चावल की प्लेट का आखिरी नवाला जैसे ही मैदे में उतर कर इत्मीनान से बैठा, मेरे अंदर की वही पुरानी स्याही की चिंगारी भड़क उठी जो अक्सर पेट भर जाने के बाद सफरनामा निगार के कलम में भी जान डाल देती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो सामने एक मेहराबी दरवाजा था। मेहराब के अकब में नीचे उतरती हुई तंग सीढ़ियां ऐसे झांक रही थीं जैसे किसी पुराने किस्से में दफन खजाने का रास्ता हो। ईंटें भी वही छोटी छोटी कदीम, जैसे किसी मेमार ने अपने वक्त का शाहकार घर कर यहाँ फ्रेम कर दिया हो। दरवाजे के ऊपर निहायत निफास से फारसी रस्मुल खत में हम्माम गंज अली खान लिखा था, मगर अल्फाज कुछ इस तरह जुड़े हुए थे कि मेरे जैसे गैर मुल्की को पहले पहल उलझन हुई। गंज अली पढ़कर दिमाग ने कई कलाबाजियां खाईं। सोचा ये शायद किसी गंज नामी शख्स का मुखफ़फ़ है या कोई नई ईरानी डिश का नाम। काफी देर बाद फारसी खाने में चराग टिमटमाए और समझ आया कि ये तो गंज अली खान ही है। ईरानियों को अल्फाज जोड़ने का ये शौक आम है। जैसे हमारे यहाँ अली रजा होता है, वहाँ अली रिजा लिखते हैं। और तब जहन में आया कि शायद उर्दू वालों ने इंशा अल्लाह को मिलाकर लिखने की आदत भी यहीं से मुस्तार ली हो। फर्क ये कि सदियों तक किसी ने फतवा नहीं लगाया, मगर आजकल चंद नीम मौलवी, जिन पर कहावत सादिकाती है कि नीम मौलवी खतरे ईमान, इस पे तलवार सूंत लेते हैं। इनसे बात करने का अपना मजा है। आप कहानी सुनाएं, वो फौरन आपके ईमान के बैंक बैलेंस का ऑडिट शुरू कर देते हैं। मैंने दरवाजे पर खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, ये हम्माम अंदर कितना पुराना है? इन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, साहब इतना पुराना कि अगर इसकी दीवारें बोलना शुरू कर दें तो आपको दोपहर का खाना भूल जाए। खैर, मैंने दिल में तसव्वुर बांध रखा था कि सीढ़ियां नीचे किसी गर्म हम्माम में ले जाएंगी, जहां भाप के बादलों में लिपटे लोग तालाब में नहा रहे होंगे और मैं एक हाथ में तौलिया और दूसरे में तजस्सुस थामे ईरानी तारीख के किसी वरक पर जा उतरूंगा। मगर ये महज मेरा रोमानवी तखय्युल था जिसने हकीकत देखते ही मुंह फेर लिया। नीचे एक ऐसा सुकूत तारी था जैसे वक्त को जंजीर डालकर बिठा दिया हो। अभी 2-3 कदम ही उतरा था कि एक खुशपोश मगर खालिस कारोबारी लहजे वाले शख्स ने फारसी में आवाज दी, 2 सत्तुमान। यूं लगा जैसे शाही फरमान सुना रहा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाईजान रियायत नहीं हो सकती? वो हंसकर बोला, साहिब रियायत सिर्फ शादी में मिलती है, अजायब घर में नहीं। मैंने फौरी हिसाब लगाया, ये तकरीबन 18 रुपए बनते हैं। याद आया कि सन 2001 में 1 रुपया 13 तुमान के बराबर था। दिल ही दिल में सोचा कि अगर ज्यादा बहस की तो कहीं कीमत भी तखय्युल की तरह बढ़ा न दे। सो टिकट खरीदकर आगे बढ़ गया। सीढ़ियां तंग और नीम तारीक, जैसे सदियों से रोशनी पर पाबंदी लगी हो। सीधी जाने के बजाय 2-3 बार बल खाकर नीचे उतरती थीं, जैसे हर कदम पर मुसाफिर का इम्तिहान लेती हूँ। दीवारों पर काले चमकदार पत्थर जमी हुई खामोशी में अपनी कदामत का ऐलान कर रहे थे। उस वक्त पूरे हम्माम में सिर्फ मैं था, एक तन्हा मुसाफिर, और शायद उस दिन का वाहिद जीता जागता किरदार। ये सफवी दौर का गरम हम्माम था जिसे अब अजायब घर में बदल दिया गया था। जहाँ कभी भाप और कहकहे गूंजते थे, वहाँ अब सफवी अहद के मोमी बाशिंदे बैठे थे, इतने जीते जागते कि पहली नजर में फर्क करना मुश्किल हो। माथे की शिकने, दाढ़ी के बाल, हाथों की गिरफ्त, सब कुछ ऐसा कि लगता है अभी पलक झपक लेंगे। चुनानेचे जब मेरी नजर हक्का पीते एक बुजुर्ग पर पड़ी तो दिल एक लम्हे को धक से रह गया। मैंने हिम्मत करके मुजस्मे के करीब जाकर कहा, हुजूर एक कश मुझे भी दे दें। वो पलक न झपका, बस मुझे घूरे गया। मैंने सोचा चलो खैर है, मोम के बुजुर्ग भी इतने ही संजीदा हैं जितने असली वाले होते हैं। रोशों में चलते हुए सोचा कि इस दौर के लोग भी खूब तबादार थे। हर पेशे के लोग, कम्हार, सुनार, दारोगा, कसाई, यहाँ आते पहले गुस्ल, फिर मालिश, उसके बाद हक्का, चाय और गपशप। गपशप भी ऐसी कि आंखों में आंखें डालकर, ना कि मोबाइल की नीली रोशनी में। और फिर सब अपने मखसूस हुजरे में जा बैठते, जैसे आज के दौर में लोग अपनी मखसूस टाइम लाइन्स पर बैठ जाते हैं। कसानों का कमरा
एक गोशे में किसानों की मजलिस गाह थी। तख्ती पर फारसी में लिखा था गुरफ़ा किशावरजान, यानी किसानों का कमरा। मैंने ज़ेरे लब कहा, वाह, आज के दौर में किसान को इतनी इज्जत कम ही मिलती है जितनी सफ़ी ओहद में एक हम्माम में मिलती थी। तख्ती जैसे सरगोशी कर रही हो, आओ वहीं बैठते हैं जहां ज़मीन की खुशबू वाले बैठा करते थे। मेरा तख़य्युल अब मोमी मुजस्समों को हरकत देते देख रहा था। एक कोने में पगड़ी बांधे शख्स कौंसी की देग में पुलाव बना रहा था। ज़ाफ़रान और गोश्त की महक नथनों में भर गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, काश ये मुजस्समा कम से कम प्लेट में एक चम्मच डालने की हिस्से मज़ा तो रखता। ये तखाना पंचकोनिया था। आधी दीवारों पर फेरोजी काशीकारी, बाकी पर सफ़ेद चौना। छत पर सफ़ी नक्शो-निगार और गुंबद के बीच एक रोशनदान जहां से सूरज की किरणें अंदर उतरकर फर्श पर सुनहली कालीन बिछा देती थीं। पानी कारीजों से आता, बड़े तांबे के बर्तनों में गर्म होता और यूं मेहमानों का इस्तकबाल करता कि पानी में सर्दी का साया तक ना मिलता। गर्म खाना और हमाम से वापसी किसानों की मजलिस गाह से निकलकर मैं एक तंग मेहराबी दरवाजे में दाखिल हुआ, जो यूं लगता था जैसे सदियों की गिर्द अपने शानों पर उठाए मुझे एक नए जमाने में ले जाने का मुंतजिर हो। दरवाजे से गुजरते ही एक और जहां मेरे सामने खुल गया, हमाम का दूसरा हिस्सा, जिसे पुराने लोग गर्म खाना कहा करते थे। ये एक मुखम्मिस शक्ल का वसी हॉल था। दीवारों में वक्त के नुकोश ऐसे सब थे जैसे किसी ने भाप और पसीने से तारीख लिख दी हो। चश्मे तसव्वुर ने फौरन कमर किस ली और मैं अपने आप को सफ़वी ओहद के गर्म खाने में पाया। यहाँ चंद लोग बड़े बड़े तांबे के बर्तनों में पानी गर्म कर रहे थे। लकड़ियों के अलाव से उठता धुआं छत से होते हुए एक पुरानी चमनी में गायब हो रहा था। इस धुएं की बू में लकड़ी की सिलगन, पानी की भाप और शायद सदियों के गुस्ल की महक रुचि बसी थी। एक शख्स, गालिबन उस वक्त का चीफ हेटिंग ऑफिसर, तांबे के देगचे में उबलते पानी पर नजर डालते हुए बोला, ए करीमदाद, लकड़ियां कहाँ रह गईं? तालाब का पानी ठंडा हो रहा है, लोग नहाने के लिए कतार में खड़े हैं। करीमदाद, जो लकड़ियां लाने का जिम्मेदार था, जल्दी से बोला, आगा, लकड़ियां बाजार से आ रही हैं, मगर बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया है, जलने में वक्त लगेगा। पानी के पास खड़ा एक मजदूर हाथ में लकड़ी का डंडा घुमाते हुए बोला, आगा जान, अगर इजाजत हो तो मैं तह खाने के पुराने हेजुम, सोखी लकड़ियां इस्तेमाल कर लूं। अगरचे वो सूखे हैं मगर धुआं ज्यादा देते हैं। चीफ हेटिंग ऑफिसर ने थोड़ा सोचकर कहा, चलो डाल दो। लोग बाहर सहन में कपड़े उतारे इंतजार कर रहे हैं। धुएं से क्या फर्क पड़ता है, बस पानी खोलता रहे। फिर वो जरा बुलंद आवाज में बोला, याद रखो, ये गर्म खाना सबके लिए है, मजदूर से लेकर सौदागर तक। यहाँ अगर पानी ठंडा हो गया तो लोग बाजार भर में हमारे हमाम की बुराई करेंगे। हॉल के ऐन वसत में पत्थरों से तराशा हुआ एक तालाब था जिसमें खोलता हुआ पानी इंडीला जा रहा था। भाप के बादल तालाब से उठते और लगता जैसे वक्त खुद यहाँ गुसल फरमा रहा हो। दर्जा हरारत ऐसा था कि सर्दियों में यहाँ बैठकर आम पका सकें। तमाम नहाने वाले सिर्फ लंगोट पहने तालाब में आधे डूबे आधे निकले आपस में बातें कर रहे थे। कहीं कहकहे थे, कहीं धीमी सरगोशियां। शायद कोई फसल की कीमत पर बहस कर रहा था और कोई पिछली रात के ख्वाब की कहानी सुन रहा था। हॉल के एक जानिब कमानदार मेहराबी बरामदा था जहां लोग फर्शी बिस्तरों पर लेटे मालिश करवा रहे थे। जब मालिशिया किसी के जोड़ पर पूरा दबाव डालता तो यकाएक एक चीख सुनाई देती जो पत्थरों से टकराकर यूं गूंजती जैसे सदियों से यही खेल जारी हो। इसी दौरान अजायब घर के भारी लकड़ी के दरवाजे ने एक मध्यम सी चरचराहट के साथ नए आने वालों का इस्तकबाल किया। चंद सयाह अंदर दाखिल हुए और उनकी बातों और कहकहों का शोर मेरे नाजुक तखय्युल को चिकनाचौर कर गया। मैं जो लम्हा भर पहले सफवी अहद की भाप में लिपटा बैठा था, यकदम इनकलाब ईरान के जमाने में जा आन गिरा। वो तमाम आवाजें, लकड़ी के जलने की टिक टिक, पानी की उबाल की सरसराहट और पलाव की दिल आवेज खुशबू अचानक गायब हो गईं, जैसे किसी ने देग पर ढक्कन जमा दिया हो। सामने खड़े सयाहों में से एक ने कैमरा संभालते हुए पूछा, भाई ये हमाम था या मस्जिद? मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया, ना भाई, तुम्हारे शोर से पहले ये जन्नत का एक गोशा था। अब मेरे कदम भारी थे, जैसे मैं सदियों के पत्थरों का बोझ अपने साथ उठाए जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ज़ेने उतरते हुए मैंने पीछे पलटकर एक आखिरी नजर डाली। हमाम गंज अली खान अब खामोश था, जैसे वो भी इन सयाहों के शोर से उकताकर अपने सफवी जमाने में वापस चला गया हो। यूं मेरा ख्वाब भाप में तहलील हो गया और मैं एक बार फिर हाल के ईरान में लूट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें,
دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔